हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। और आज के रिवीजन की क्लास में हमारा जो केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है विद्युत रसायन, तो विद्युत रसायन के एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में बहुत पूछा गया है और पूछा जाता है, तो इस बार आने के चांसेस है। चलिए इसका रिविजन फिर कर लेते हैं और देखते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं और इसके प्रमुख लक्षण क्या है और साथ में इसके दो उपयोग बताओ। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में कई बार लगातार पूछा गया है, तो उम्मीद है कि इस टाइप के क्वेश्चन फिर आपको मिलेंगे देखने को, और ये पूरे 5 नंबर में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को फिर से एक बार देख लेते हैं, और अभी तक अगर आप लोगों ने तैयार नहीं किया है तो एक बार देख लीजिए, अभी तुरंत तैयार हो जाएगा, इसमें कोई अलग की बात नहीं है। चलिए देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। भाई क्वेश्चन विद्युत रासायनिक श्रेणी की हम बात करेंगे सबसे पहले। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है? देखो भाई, विभिन्न धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में, भाई जो हमारी धातुएं होती हैं तो आपने मानक इलेक्ट्रोड विभव पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोड विभव पढ़ा होगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव पढ़ा होगा। भाई मानक इलेक्ट्रोड विभव वे होते हैं, भाई मानक अगर लगा दिया गया है तो टेम्परेचर फिक्स कर दिया जाएगा, 1 मोलर धातु कंसंट्रेशन आयन की सांद्रता में डुबोया जाएगा, तो उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब किसी धात्विक क्षण को 1 मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु और क्षण के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे उस तत्व का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि विभिन्न धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखने पर, भाई जो धातुएं हैं जैसे मान लीजिए लिथियम, आयरन, लेड, H2, Hg, Ag, ये तो हमने आपको नमूना के लिए कुछ दिखाया है, बाकी ऐसे आपको बहुत मिलेंगे। तो जितने भी धातुएं होती हैं तो उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखा जाता है, यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव जिसका सबसे कम होता है उसको ऊपर लिखा जाता है, और जैसे जैसे बढ़ते जाता है वैसे वैसे उसको नीचे की ओर बढ़ाते जाते हैं। तो विभिन्न धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। याद हो जाएगा कि नहीं? नहीं याद होगा? आप ऐसे नहीं बताएंगे, आप बताएंगे कि विभिन्न धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखने। कौन सा क्रम रखा गया है? देख लो, मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 E0 जिसे बोलते हो, मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। अब तो नहीं भूलोगे। अब विद्युत रासायनिक श्रेणी जो है 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव निम्न है। तो इधर इलेक्ट्रोड विभव है और ये मानक इलेक्ट्रोड विभव, इसमें आक्सीकारक होगा, अब चायक होगा, और मानक इलेक्ट्रोड विभव को E0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखो लिथियम है, अगर लिथियम पर 1+ चार्ज है, अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया जाएगा तो ये हमारा जो है अब चायक चेंज हो जाएगा, और ये इसका जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है -3.04 होता है। इसको आप देखो, ज्यादा ना याद कर पाओ तो हमने जो बताया है इतना ही याद कर लो। देखो H2 का जो हाइड्रोजन है भाई 2H+ चार्ज और 2 इलेक्ट्रॉन लोगे, H2 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। 0 के ऊपर 3 हमने आपको बता रखा है, -0.12 ये होता है लेड का, और इसी के ऊपर -0.44 होता है Fe का, और लिथियम का होता है -3.04 होता है। इतना आप बना ले जाओगे आराम से। और इसी के नीचे तो याद कर लेना, एक Hg का याद कर लेना 0.79 और प्लस में होगा, और Ag का प्लस में 0.80, बस इतना आप बना के दिखा दो कि इस तरीके से मानक इलेक्ट्रोड विभव होते हैं इन तत्वों के। अब इतना नहीं है, बहुत है, इसमें सोडियम भी है, मैग्नीशियम भी है, एल्युमिनियम भी है, ऐसे बहुत सारे मिलेंगे। पूरी श्रेणी ना याद हो तो कोई बात नहीं, कुछ आप बना करके बता दीजिए, तभी आपको नंबर मिलने के चांस अच्छे रहते हैं। तो आप बताएंगे विभिन्न धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव निम्न है। इधर इलेक्ट्रोड बताएंगे, इधर मानक इलेक्ट्रोड बताएंगे, इधर आक्सीकारक अपचायक लिख देंगे, और लिथियम दे देंगे, लिथियम का -3.04 हो जाएगा, और आयरन का देंगे -0.44 हो जाएगा, और ये लेड का देंगे, लेड का -0.12 हो जाएगा, हाइड्रोजन का जो होगा 0.00 हो जाएगा, Hg का जो होगा ये 0.79 हो जाएगा, और Ag का जो है 0.80 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है? याद हो जाएगा नहीं? याद हो जाएगा भाई, एक बार अच्छे से सब देख लो, आराम से याद हो जाएगा। चलो अब इसके विद्युत रासायनिक श्रेणी के प्रमुख लक्षण क्या है, पहले लक्षण देख लेते हैं, उसके बाद अनुप्रयोग की बात करते हैं। चलिए बच्चों, बात कर लेते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण क्या है। देखो ये हमने आपको 6 लक्षण बताए हैं। इसमें सबसे पहला है कि हाइड्रोजन से ऊपर सभी तत्व अम्लों से अपक्रिया करके, एक बात ध्यान रखना, बीच में हमने हाइड्रोजन लिखा था, हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 था, ठीक।
तो हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सब जो है अम्लों से अपक्रिया करते हैं। किससे? अम्ल। अरे HCl हो, HNO3 हो, H2SO4 चाहे जिससे हो, हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब अम्लों से अपक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। क्या मुक्त करते हैं? H2 गैस निकालते हैं। भाई ऊपर वाले तत्व जितने भी हैं वो अम्लों से अपक्रिया करते हैं। किसके ऊपर? हाइड्रोजन से ऊपर के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो अम्लों से अपक्रिया करते हैं, H2 गैस मुक्त करते हैं। जबकि नीचे वाले हाइड्रोजन से नीचे जो तत्व स्थित होते हैं वो अम्लों से अपक्रिया तो करते हैं लेकिन H2 गैस मुक्त नहीं करते हैं। इसको ध्यान रखना, H2 गैस नहीं निकालेंगे और अपक्रिया तो कर भी लेंगे, ठीक है, अपक्रिया करते हैं। तो इतना पहला पॉइंट तैयार हो कि नहीं? हाइड्रोजन से ऊपर वाले तत्व अम्लों से अपक्रिया करते हैं, H2 गैस मुक्त करते हैं, जबकि नीचे वाले तत्व अम्लों से अपक्रिया करते तो हैं लेकिन H2 गैस मुक्त नहीं करते। पहली बात क्लियर। दूसरी बात यह कहा गया, श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों की अपचयन क्षमता घटती है। अपचयन क्षमता मतलब दूसरों को अपचयित करने की जो क्षमता होती है वो घटती। क्यों? क्योंकि मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान जो है बढ़ता जाता है। एक बात ध्यान में रहना, विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के घटते क्रम में रखा गया। यानी ऊपर से नीचे की ओर जब जाओगे तो ऊपर वाले का मानक इलेक्ट्रोड विभव सबसे कम होता है और जैसे जैसे नीचे की ओर जाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ता जाता है। तो इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ता है तो उनकी अपचयन क्षमता घटती है। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये कहा गया कि श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों की अपचयन क्षमता घटती है जबकि नीचे से ऊपर जाने पर अपचयन क्षमता बढ़ती है। अरे जब ऊपर से नीचे जाओगे घटेगी तो नीचे से ऊपर जाओगे बढ़ेगी। बात तो एक ही हो गई ना। तो दूसरा पॉइंट भी तैयार हो गया कि श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की अपचयन क्षमता घटती है जबकि नीचे से ऊपर जाने पर तत्वों की अपचयन क्षमता बढ़ती है। दो पॉइंट तैयार हुआ। तीसरा देखो, हाइड्रोजन से ऊपर के सभी तत्व जलीय भाप के साथ क्रिया करके H2 गैस देते हैं। भाई वही बात फिर आ गई कि जो हाइड्रोजन से ऊपर वाला एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ये सब जल से या जल भाप से क्रिया करते, चाहे वाटर से क्रिया करा दो और चाहे वेपर से, वाटर के वेपर से करा दो, जल या जल भाप से क्रिया करते हैं और H2 गैस मुक्त करते हैं। इसमें आपका पहला पॉइंट और तीसरा पॉइंट लगभग मिल रहा होगा। तो ये अम्ल यहाँ बताया गया है, यहाँ आपको जल या भाप बता दिया गया है। बस एक जगह अम्ल के साथ करा के बताना, एक जगह जल या भाप के साथ करा के बताना। दो पॉइंट तो इसी में आपका तैयार हो जाएगा। ठीक, तो हाइड्रोजन से ऊपर के सभी तत्व जल या भाप के साथ क्रिया करके H2 गैस मुक्त देते हैं। तो ये भी तैयार हो गया होगा। चौथा पॉइंट ये है कि जिस तत्व का अपचयन विभव जितना कम होता है, भाई जिस तत्व का अपचयन विभव जितना कम होता है वह उतना ही प्रबल आक्सीकारक होता है। भाई जितना अपचयन विभव का मान कम होगा उतना ही ज्यादा वो प्रबल आक्सीकारक होता है। समझ में आ गया नहीं? भाई अपचयन का मान जितने कम होगा उतना ज्यादा आक्सीकारक होगा। और दूसरी बात यह है जिस तत्व का अपचयन विभव जितना अधिक होगा वह उतना ही प्रबल अपचायक होगा। भाई आक्सीकारक और अपचायक दो पहलू है, तो जिसका अपचयन विभव जितने कम होगा उतने प्रबल आक्सीकारक होगा। भाई अपचयन का उल्टा आक्सीकारक, आक्सीकारक का उल्टा अपचयन। बस इतना जाने रहना कि जिस तत्व का अपचयन विभव जितना कम होगा वह उतना ही प्रबल आक्सीकारक होगा, तो जिस तत्व का अपचयन विभव जितना अधिक होगा वो उतना ही प्रबल अपचायक होगा। भाई अपचयन विभव अधिक होगा तो वो अपचायक होगा। समझ में आ गया ना? तो ये दो है पॉइंट, दोनों आप ध्यान रखना। जिस तत्व का अपचयन विभव जितना कम होता है वह उतना ही प्रबल आक्सीकारक होता है और जिस तत्व का अपचयन विभव जितना अधिक होता है प्रबल अपचायक होता है। ये तैयार हो गया होगा। चलिए अगला पॉइंट है, श्रेणी के ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्व को उसके विलयन में से विस्थापित कर देता है। यह पॉइंट आपके दिमाग में रखने वाली है कि जो श्रेणी में ऊपर वाला तत्व होता है, कहीं पर भी श्रेणी पूरी बनी हुई है, श्रेणी में जहां पर भी वो एलिमेंट्स लिखा गया है वो अपने नीचे वाले को उसके लवण के जलीय विलयन या जलीय विलयन में से विस्थापित कर देता है। यानी जो भी भाई आप श्रेणी में जो है तत्वों को नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हुए क्रम में रखे हैं, तो अब ऊपर वाला एलिमेंट जहां पर भी लिखा है वो अपने नीचे वाले एलिमेंट्स को उसके जलीय विलयन में से विस्थापित कर देता है। बस ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो इस तरीके से ये विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण जो है आपको देखने को मिलेंगे। ये 6 पॉइंट है, 6 आप आराम से याद कर लिए होंगे, समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लीजिएगा। चलिए अब इसके हम अनुप्रयोग बता देते हैं, तब आपका क्वेश्चन ये 5 नंबर का पूरा हो जाए। देखो बच्चों, जो विद्युत रासायनिक श्रेणी के 2 अनुप्रयोग की बात कर रहे थे, चाहे अनुप्रयोग हो चाहे उपयोग की हो, बात एक ही है। आपके एग्जाम में जैसे आता है वैसे लिखिएगा। तो सबसे पहला है, किसी सेल के विद्युत वाहक बल का निर्धारण करने में, जो भी सेल होता है तो सेल का विद्युत वाहक बल का निर्धारण करने में जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग किया जाता है। और दूसरा है, धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना करने में, यानी कौन धातु कितना क्रियाशील है, किससे ज्यादा है, किससे कम है, इन सब का
जो है निर्धारण करने में या तुलना करने में जो है इसका उपयोग किया जाता है। समझ में आ गया नहीं? तो ये विद्युत रासायनिक श्रेणी के दो प्रयोग है, उपयोग है। उम्मीद करता हूँ विद्युत रासायनिक श्रेणी आपको समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। देखो बच्चों, आपसे आपके यूपी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जितने भी आपके चैप्टर बनते हैं, चाहे फिजिक्स के हो चाहे केमिस्ट्री के हो, सबके ऑलरेडी वीडियोस जो है हमारे चैनल पर उपलब्ध है। अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वन शॉट का भी हर चैप्टर वाइज आपको क्लियर मिल जाएगा। तो आप जो भी आप तैयारी कर रहे हैं आप हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। बस केवल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है बस। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।